Good afternoon, everyone. Do let me know that the audio and the video is clear. एक बार फटाफट से सब लोग इन्फॉर्म कर देंगे so that हम लोग सेशन स्टार्ट कर सके. Good afternoon, Geeta. Good afternoon, Preeti. Good afternoon, Shweta. A very happy new year to all of you. इस नए साल 2024 में we are meeting for the first time. Good afternoon, Priyanka. Good afternoon, Neha. Good afternoon, Soni. Good afternoon, everyone. सो आज की क्लास में हम लोग फर्दर आगे के टॉपिक्स कुछ मिक्स यूनिट के, बिकॉज मोस्ट ऑफ द यूनिट हम लोग कवर कर चुके हैं. कुछ टॉपिक मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी एंड उसके बाद में सीधा स्ट्रेट अभी आप लोगों को सिलेबस के थ्रू चीजें कवर करवाऊंगी. क्लास 2 आवर्स की रहने वाली थी, बट ड्यू टू द लाइक ट्रैवलिंग इनकन्वीनियंस की वजह से 2 घंटा क्लास 2 घंटे की रहनी थी, बट ट्रैवलिंग में मोर देन 2 आवर्स मुझे लग गए. 2.5 घंटा मुझे यहाँ तक पहुंचने में लग गया. दैट्स वाई क्लास की लिमिट थोड़ी कम रहेगी. और अब लास्ट के कुछ 2-4 टॉपिक बचे हैं डिटेल में करने के लिए, जिसका सोल्यूशन आई विल फाइंड आउट कि आप लोगों को फ्रीक्वेंटली जल्दी से जल्दी वो खत्म कराऊं, ताकि आप लोग अपने पार्ट पे भी उन टॉपिक्स को खुद से अब रिवीजन करनी स्टार्ट कर सकें. राइट? या हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू. गुड आफ्टरनून अनुप्रिया. गुड आफ्टरनून अभिलाषा. गुड आफ्टरनून मंजू. चलिए, सो अब सिलेबस पे मैं आऊंगी. मैं काफी टॉपिक कवर करा चुकी हूँ, तो वो मैं आप लोगों को सिलेबस से बताऊंगी. पहले अभी जो ये पीडीएफ फॉर्म में हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आई होप ये पीडीएफ आप लोगों को सबको मिल गई होंगी. मिसलेनियस यूनिट्स के टॉपिक है, बिकॉज यूनिट 18 के भी मैं काफी टॉपिक करा चुकी हूँ, 13 के भी करा चुकी हूँ. तो मिक्स करके जो एक आधे छोटे छोटे टॉपिक रह गए थे वो मैंने यहाँ पे ले लिए हैं. राइट? तो एक बार मैं इनको आगे प्रोसीड करती हूँ, फिर मैं दोबारा से सिलेबस पे आऊंगी और सिलेबस के बारे में आप लोगों से डिस्कशन करूंगी. डन? इसके साथ साथ 1-2 क्लास अभी और जो हो जाएंगी, उसके बाद आप लोग खुद से भी चेक करेंगे कि आपको सिलेबस में क्या पार्ट लग रहा है कि ये पार्ट नहीं हुआ है, ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आ रहा है. मैंने आपको बताया है कि आगे की जितनी भी यूनिट्स है ना, 13-14, ये सब यूनिट्स के बाद जितनी भी यूनिट्स हैं, और इवन आई विल से जो भी आपकी 9 से लेके आगे तक की जितनी भी यूनिट है, 20-22 जितनी भी यूनिट है, उनमें मोस्टली जो टॉपिक दिए गए हैं ना, वो सब्जेक्टिव हैं. ऐसे टॉपिक हैं जिसमें विस्तार पूर्वक, जैसे इस चीज का क्या कारण है, इस चीज का क्या कारण और क्या परिणाम है, व्हाट आर द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ दिस टॉपिक. बट आपको पता है कि आपका एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड रहने वाला है, तो कॉज एंड इफेक्ट के क्वेश्चंस तो हमारे एग्जाम में नहीं आने वाले हैं. हमारे एग्जाम में सीधे सीधे वन लाइनर्स आएंगे, सीधे सीधे ये कंसेप्ट किसने दिया, इस कंसेप्ट में ये अगर मान लो किसी कंसेप्ट के 4-5 टाइप होते हैं, तो वो कौन कौन से टाइप्स हैं. किसी की बुक्स बुक्स आ जाएंगी. ये प्रीति, आई रिमेम्बर दैट. जो मैंने नहीं करवाया वो मुझे पूरी तरीके से याद है. यूनिट सेकंड में आपका अभी हमें गुलमोविस पढ़ना है, गुमलोविस सॉरी, एंड देन हमें एल.एच. मॉर्गन पढ़ना है. जो पढ़ना है वो मुझे याद है कि क्या क्या पढ़ाना है, वो मैं कवर करवाऊंगी यूनिट 2 का. उसके अलावा यूनिट 1 से लेके अभी आप लोगों की आगे की मैक्सिमम यूनिट हमने कंप्लीट कर ली हैं. क्लियर? चलिए, आप लोग अपने आपके डाउट में सब एक जगह लिस्ट कर लूंगी. राइट? मैंने बोला भी था, आप लोगों ने डाउट अपने सेंड करे हैं जो भी हैं. मैं एक नंबर मेंशन कर रही हूँ. ओके, आई एम मेंशनिंग अ नंबर जिस पे आप अपने डाउट भेज दीजिएगा. यहाँ इंस्टीट्यूट का जो नंबर है, आई एम श्योर यू ऑल विल यू ऑल आर हैविंग दैट नंबर. आपके सबके पास वो नंबर है. राइट? आप सबके पास वो नंबर है, तो आप वहां पे जो भी डाउट है वो सब मुझे भेज सकते हैं आपके. राइट? आपके जितने भी डाउट हैं, जो यहाँ इंस्टीट्यूट के नंबर आपको होम पेज पे दिखेंगे, ऐप पे दिखते होंगे, ऐप पे मेंशन है नंबर ना डायरेक्टली. गुड आफ्टरनून रानी. जो भी होम पेज पे ऐप पे आपको नंबर दिखते होंगे, आप वहां पे जहां आप क्लास के लिए, टाइमिंग के लिए, हिंदी इंग्लिश मीडियम के नोट्स नहीं मिल रहे हैं, इस तरीके की क्वेरीज आप लोग भेजते हो, वहीं पे आपको ये क्वेरीज भी भेजनी है. क्लियर? क्लियर? शुद्ध अशुद्ध आप पूछ रहे हो रानी, यही क्वेश्चन है आपका? एक मिनट, लेट मी चेक आपने क्वेश्चन क्या पूछा है.
Just wait, Rani, give me a second. धर्मशाला आपका क्वेश्चन, हाँ ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपको धर्मशाला ये कंसेप्ट दिया है जीएस गुरे ने, श्रीनिवास ने डायरेक्टली जो है, मैं एक बार बोल दूंगी कि मुझ तक सारे मैसेज फॉरवर्ड कर दिए जाएं, राइट। मैं एक बार बोल दूंगी कि मुझ तक सारे मैसेज फॉरवर्ड कर दिए जाएं, जो भी आप लोगों ने डाउट सेंड करे होंगे। आई विल टेल द टीम की मुझे आपके सारे मैसेज आप लोगों के फॉरवर्ड कर दिए जाएं, राइट। रेस्ट दिस इज द नंबर वेयर यू कैन टेक्स्ट, लेकिन ये नंबर सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप कॉल करने की कोशिश करोगे तो कॉल नहीं लगेगी। मैं बता रही हूँ ये नंबर ऑफ ही जाएगा बिकॉज कॉलिंग नंबर नहीं है। दिस इज जस्ट अ व्हाट्सएप नंबर, तो यू कैन टेक्स्ट योर डाउट ओवर ऑन व्हाट्सएप। क्लियर? You can text your doubt on WhatsApp. Again, I am telling कि कॉल करोगे तो नंबर नहीं लगेगा। करियर ऑफ कल्चर बबीता बहुत सारे लोग हो सकते हैं, राइट। करियर ऑफ कल्चर हो सकते हैं आपके, करियर ऑफ कल्चर जो लोग लेके चल रहे हैं, करियर यहाँ पे होते हैं कौन लोग उसे कैरी कर रहे हैं। जैसे आप और मैं भी तो अपने कल्चर अपनी संस्कृति को आगे लेके जा रहे हैं। बहुत सारी किताबें होती हैं, बहुत सारे धार्मिक संस्थान होते हैं जो हमारे कल्चर को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून संगीता, गुड आफ्टरनून अनामिका। ओके हम रेड कलर करते हैं और इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए सो अभी बात कर लेते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा क्या है? अगला टॉपिक है हमारा ब्रह्म समाज एंड आर्य समाज को लेके। ब्रह्म समाज एंड आर्य समाज हिंदी में भी है, डोंट वरी अबाउट दिस। हिंदी में भी ये चीजें हैं, हिंदी में भी सारे नोट्स मिलेंगे आपको। अभी जस्ट यहाँ नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो हिंदी में मिल जाएंगे। अब देखिए आप लोगों के ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में क्या आ सकता है। ब्रह्म समाज जो है वो आ सकता है, ब्रह्म समाज की संस्थापना किसने की और ईयर पूछ सकता है। ब्रह्म समाज आर्य समाज सिलेबस में लिखा हुआ है। अब पूरी पूरी कहानी तो नहीं पूछेगा कि ब्रह्म समाज ने समाज को कैसे बदला या आर्य समाज ने समाज को कैसे बदला, तो बहुत शॉर्ट तरीके से इसी चीज को मैं 6 पेज में भी पढ़ा सकती हूँ, ब्रह्म समाज आर्य समाज। बट सीइंग द नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन, आपके एग्जाम का जो तरीका है कि एमसीक्यू बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव चीजें आनी है, उसको नजर में रखते हुए मैंने यहाँ पे शॉर्ट में चीजें जो है वो कवर कराई हैं। गुड आफ्टरनून सरस्वती। एक बार हम देख लेते हैं। देखिए ये ब्रह्म समाज आर्य समाज जो है ये भारतीय जब रिफॉर्म वाला टाइम चल रहा था ना, समाज सुधार का समय चल रहा था, तब आपको पता है हमारे यहाँ पे समाज सुधार का जो एक नींव रखी थी वो किस पर्सन ने रखी थी? राजा राम मोहन रॉय ने। उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है, आप लोग लिख भी सकते हो, मैंने बताया भी है पिछली क्लासेस में ये आपको। मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का निर्माता, फादर ऑफ मॉडर्न रिनाइसेंस, राइट, आधुनिक पुनर्जागरण के जनक भी कहा जाता है किसको? राजा राम मोहन रॉय को। क्यों कहा जाता है? बिकॉज राजा राम मोहन रॉय ने समाज में, भारतीय समाज में सुधार लाने की एक नींव रखी थी। तो यहाँ पे एक संस्था है जिसका नाम है ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज जो है इसका जो संस्थापना थी वो किसने की थी? वो की थी राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में। ब्रह्म समाज, ये तो चीज बिल्कुल आपको याद रखनी है। सोसाइटी बबीता इसका आंसर रहेगा। देखिए सोसाइटी, ह्यूमंस तो सोसाइटी मिलके बना रही है ना, तो ह्यूमन तो नॉर्मल आंसर हो गया, ह्यूमन तो मतलब होंगे ही होंगे क्योंकि ह्यूमंस तो सोसाइटी में इंक्लूड है। सिंबल भी, सोसाइटी है तो इंट्रैक्शन होगा तो सिंबल भी उसका पार्ट हो जाएगा, तो सोसाइटी में सिंबल भी काउंट हो रहा है, राइट। स्टेट सिस्टम होती है सरकार, तो सरकार तो नहीं कल्चर को आगे लेके चलती है ना, तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर इसमें से अगर है तो कोई है वो सोसाइटी है। क्यों नहीं? सिंबल तो सोसाइटी में डायरेक्टली इंक्लूड हो जाएगा ना बबीता, क्योंकि सिंबल, देखिए सिंबल के थ्रू हम कहते हैं कि आप प्रेजेंट कर सकते हो। हाँ अगर ये क्वेश्चन, करियर क्या होता है ना, करियर होता है कि कौन उसको आगे लेके चलता है, करियर आगे लेके चलता है वो होता है। अगर ये पूछा जाता कि कल्चर को दर्शाया किसके रूप में जाता है, तब हम सिंबल बोल सकते थे, क्योंकि हर संस्कृति के कुछ ना कुछ अलग सिंबल्स होते हैं, जिसमें जैसे टोटेम्स भी जाते हैं, राइट, सिंबल प्रॉपर साइंस एंड सिंबल भी जाते हैं, टोटेम भी जाते हैं, ये सब चीजें जो है वो इंक्लूड की जाती हैं।
डन, आगे देखते हैं अब चलिए। तो ये एक चीज हम माइंड में रखेंगे कि राजा राममोहन रॉय ने 1828 में इसकी जो थी वो स्थापना की। यहाँ पे वो बात कर रहे थे कि जो मूर्ति पूजा होती है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि ब्रह्म समाज जो है वो मूर्ति पूजा, आइडल वर्शिप, नीचे भी हिंदी में भी आ जाएगा, आइडल वर्शिप होता है, मूर्ति पूजा के समर्थन में थे। तो आपको याद रखना है, नहीं, ब्रह्म समाज के जो लोग थे, ब्रह्म समाज के लोग या फिर राजा राममोहन रॉय मूर्ति पूजा के अगेंस्ट थे। वो मूर्ति पूजा की, मूर्ति रखी और उसकी पूजा करो, ये होती है आइडल वर्शिप। तो आइडल वर्शिप के खिलाफ वो बात करते थे, ये पॉइंट भी याद रखना है। यहाँ पे आप सोसाइटी में काफी सारी चीजें देखो, जो हिंदुइज्म है आपका, जो आपका हिंदुइज्म का कंसेप्ट है, आप उसमें आधुनिकीकरण और तार्किकता लेके आने की बात कर रहे हो। ये नहीं कि आंख बंद करके सारी चीजें मानेंगे, थोड़ा सा मॉडर्निटी के साथ मिक्स करेंगे। जो पुराने हमारे कल्चर, संस्कृति, रीति रिवाज, पाठ्यक्रम जो भी है, उसमें हम थोड़ा मॉडर्निटी का तड़का लगाएंगे एक तरीके से। ये ब्रह्म समाज इस बात पे बात कर रहा था, राइट। मोर इंक्लूसिव मतलब ये सब लोगों को लेके चलने की बात कर रहा था कि हम सबको कंसीडर करके चलेंगे, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ेंगे। रेशनल अप्रोच होता है, तार्किक आपका जो विचारधारा होती है, तार्किक मतलब जहां पे लॉजिक के थ्रू बात की जाएगी। ऐसा होता है आपने बताया, लेकिन ऐसा क्यों होता है वाले कंसेप्ट पे भी जोर दिया जाएगा। तो ये किसकी बात थी? ये बात थी ब्रह्म समाज की। ब्रह्म समाज के बाद नेक्स्ट आता है हमारा आर्य समाज। अब हमें पता है कि आर्य समाज जो है, जस्ट वेट, हिंदी में भी ये सारी चीजें अभी आई विल शो यू दैट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अब हमें पता है कि ये जो आर्य समाज जो है ना हमारा, यस, आर्य समाज जो है, इसका फाउंडर, इसकी जो स्थापना थी वो 1875 में किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। ब्रह्म समाज से जो नाम जुड़ा हुआ था वो कौन था? राजा राममोहन रॉय। आर्य समाज से जो नाम जुड़ा हुआ है वो कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। अभी याद रख लो, मेरे हिसाब से कोई बहुत मुश्किल नहीं है ये आपको याद रखना। 1875 में इसकी स्थापना की गई। यहाँ पे आप वेदास के जो आपके कंसेप्ट है, जो वेदास वाला टाइम था, वैदिक एरा था, हमारे जो वेद हैं, 4 वेद हैं, आई थिंक सबको नाम पता होंगे। एक बार मुझे नाम मेंशन करके बताइए, हमारे जो 4 वेद हैं उनके क्या नाम हैं। तो वेदास जो थे उनको यहाँ पे जोड़ दिया गया, वेदास के प्रिंसिपल पे बात की गई, यहाँ पे वैदिक टीचिंग जो थी उनको प्रमोट करने की बात की गई। प्लस ये जो भेदभाव, अनटचेबिलिटी, अस्पर्शता का कंसेप्ट है, राइट, उस चीज को इन्होंने खत्म करने की, अबैंडन करने की बात की कि ये नहीं होना चाहिए। पढ़ाई जो है वो सबके लिए होनी चाहिए, एजुकेशन फॉर ऑल। एजुकेशन फॉर ऑल भी एक इंक्लूसिव, एक सम्मिलित करती हुई विधि है कि हमें सबको शिक्षा, सबके लिए शिक्षा को प्रमोट करके चलना है, राइट। तो ये आपके शैक्षणिक संस्थान स्टैब्लिश करने की भी बात कर रहे थे। ये चीज हमें समझ में आई। वैदिक कल्चर को कौन प्रमोट कर रहा था? आर्य समाज। ब्रह्म समाज तो मॉडर्न चीजों को मिक्स करने की बात कर रहा था। ब्रह्म समाज मॉडर्न कंसेप्ट को, चाहे वो शिक्षा नीति हो, चाहे आपका मॉडर्न कंसेप्ट कल्चर हो अपनाना, तो ब्रह्म समाज उसके फेवर में था। लेकिन आर्य समाज वेदास तक जाने की बात कर रहा था, वैदिक कल्चर की बात कर रहा था, राइट। तो हमारे पास नाम आ रहे हैं, बिल्कुल, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, राइट मंजू, right, everyone is right, right, Dharmshala, Neha is also right, Munmun is also right, रिंकी इज ऑल्सो राइट, डीके महतो, अभिलाषा, सबकी तरफ से आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही आया। श्वेता, ये जो है ये हमारे 4 वेद होते हैं आपके। ऋग्वेद है हमारा, ऋग्वेद के बाद हमारे पास है यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं, तो बिल्कुल राइट सुना है ना। इन वेद के जो प्रिंसिपल है, वेद में जो ज्ञान दिया गया है उसको हमें आगे ले जाने की बात कौन करता है? आर्य समाज करता है। डन। तो यही सारी चीजें यहाँ पे देखिए हिंदी में लिखी हुई है। ब्रह्म समाज 1828 में राजा राममोहन द्वारा स्थापित किया गया था। एक हिंदू सुधार आंदोलन था ये। मूर्ति पूजा को ये अस्वीकार करते थे, मूर्ति पूजा की बात ये नहीं करते थे, राइट। इसके बाद आता है आपका आर्य समाज 1875, स्वामी दयानंद सरस्वती, जो आपकी वैदिक शिक्षा पर जोर देते थे। जो वेद में जो आपके प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं, वेद के जो सिद्धांत हैं, उन्हें सिखाने पे जोर देते थे, उनपे बल देते थे। तो ये पॉइंट है हमारा। अगला टॉपिक हम देखते हैं। ये देखिए शॉर्ट में ही था ये यूनिट, इस यूनिट के मैंने आपको और भी टॉपिक बताए हैं, यूनिट 18। तो यहाँ पे एक टॉपिक था जिसको हमने इंक्लूड कर लिया है।
अच्छा, अब अगर इस तरीके से सिलेबस में टॉपिक लिखा है तो हम नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज दैट विल नॉट कम इनटू योर एग्जामिनेशन, वो बिल्कुल भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा। अगर ये लिखा है कि समाज सुधार आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ा, तो प्रभाव क्या पड़ा ये बिल्कुल नहीं आएगा। प्रभाव पड़ा, लोगों में जन चेतना जागी, लोगों ने अपने अधिकारों की मांग करनी स्टार्ट की, समाज में जो कुरीतियां थी वो खत्म, मतलब धीरे धीरे लोग उसके लिए जागरूक होते दिखाई दिए और उनको कम करने की मांग करने लगे। आजादी को लेके लोग ज्यादा जागरूक जागरूक हो गए, लोग अब आजादी की डिमांड करने लगे थे। अगर हम भारत में देखें तो ये सब चीजें थी जो इनके प्रभाव पड़ रहे थे, जो इनके इम्पैक्ट पड़ रहे थे। बट ये इम्पैक्ट एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, बहुत जनरल है। अगर ये पेपर होता हमारा सब्जेक्टिव, जैसे सीडीपीओ वगैरह होते हैं या और सब्जेक्टिव ऑप्शनल वगैरह में ये आता है, तब हम इस पे डिटेल में बात करते हैं, इसके इम्पैक्ट के सारे पॉइंट को बहुत विस्तार पूर्वक देखते भी। बट मैं वैसे ही बहुत सारे टॉपिक आपको पढ़ा ही रही हूँ डिटेल में, तो इस तरीके के टॉपिक एग्जाम में डायरेक्टली नहीं बनेंगे। राइट, आई होप ये चीजें जो है वो क्लियर है। बिल्कुल, वेद के नाम सबके ठीक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं टॉपिक को। आगे अब आता है हमारे पास अगला टॉपिक जो कि यूनिट 16 का है। अगेन यूनिट 16 के मैंने आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक पढ़ाए हैं, और क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं जो टॉपिक लिख रही हूँ, जो नोट्स आपको दे रही हूँ, उसमें मैं सीधा सीधा यूनिट भी मेंशन कर रही हूँ। राइट, आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रह जाए इसलिए मैं जो भी टॉपिक आपको दे रही हूँ उसमें मैं साथ साथ में यूनिट भी मेंशन कर रही हूँ। तो यहाँ पे यूनिट 16 का टॉपिक है जो कि है जन आंदोलन के सामाजिक और राजनीतिक सूत्र। जन आंदोलन के सामाजिक व राजनीतिक सूत्र। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जन आंदोलन होता क्या है। राइट, सूत्र पे तो आ रहे हैं, ये लिखे भी हुए हैं, सारे नोट्स भी दे दिए मैंने आपको इसको इसके, लेकिन पहले आप लोग मुझे बताएंगे कि ये जन आंदोलन है क्या। जन आंदोलन, मास मूवमेंट, ये है क्या, उसके बाद इनके सामाजिक और राजनीतिक आयामों पे बात कर लेंगे हम लोग। सबसे पहले हम देखेंगे कोई भी वर्ड को हम मास मूवमेंट कब बोल रहे हैं। राइट, किस को हम मास मूवमेंट कब बोल रहे हैं। Give me a second. नहीं धर्मशिला, यहाँ पे ये भी मूर्ति पूजा के सपोर्ट में नहीं थे। मूर्ति पूजा के, क्योंकि देखो ये वैदिक कल्चर की बात कर रहे हैं तो ये आपके जो रिलीजियस टेक्स्ट वगैरह हैं उनको स्टडी करने की बात कर रहे हैं, बट नॉट कि आप प्रॉपर आइडल वर्शिप करो। राइट, आइडल वर्शिप की बात नहीं है। थ्रू पीपल, ओके नेहा, विवाद, लोगों में आंदोलन, बिल्कुल। जैसे आप देखते हो एक वर्ड होता है लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एक वर्ड होता है, लोकतंत्र हम बोलते हैं जिसे, तो इसके मीनिंग में हम ये बोलते हैं ना, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन। लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन, मतलब हम क्या करते हैं, लोगों में से ही एक पर्सन को चुन रहे हैं, पर हम लोग ही उनको चुन रहे हैं, और जब वो चुन के आगे लीडर बन जाएंगे तो वो हम पे ही शासन करेंगे, हमारे लिए ही कानून व्यवस्था बनाएंगे। बिल्कुल, तो यही लोग ही तो इन्वॉल्व है। तो जन आंदोलन में भी जनता जो है वो आंदोलन कर रही है, जनता जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है, वो किसी चीज के फेवर या अगेंस्ट में धरना दे रही है कि या तो ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट, दोनों बातें हो सकती हैं, और वो जनता के लिए ये काम कर रही है, वो बड़े लेवल पे। पहली बात तो जन आंदोलन है, तो एक या दो व्यक्ति का आंदोलन नहीं होता, बहुत मास में लोग उसमें सपोर्ट कर रहे हैं। भारत के जैसे मान लो बहुत सारे स्टेट के लोग इन्वॉल्व हैं उस मूवमेंट में। तो ये जन आंदोलन कभी भी एक दो व्यक्ति का या किसी एक विशेष संस्था का नहीं होता, उसमें बहुत ज्यादा समाज के ऑलमोस्ट हर वर्ग से कोई ना कोई इन्वॉल्व होगा, हर ग्रुप इन्वॉल्व होंगे, और एक बड़े लेवल पे ये एक आंदोलन होता है। इस आंदोलन में आप जो है कुछ बदलाव की मांग कर रहे हो, या तो कुछ लाना चाहते हो, या जो कुछ हो चुका है, घटित हो चुका है, उसे बदलने की मांग कर रहे हो। कुछ नई चीज लानी है, या जो हो चुकी है उसे जो है चेंज करना है। तो ये जन आंदोलन होता है, जनरल सेंस में हम इसका मीनिंग देखें तो। क्लियर,
ये ध्यान रखना है, प्रीतम हिंदी ही बोल रही हूँ मैं, इससे ज्यादा हिंदी कैसे बोलेंगे, है ना, मैं तो हिंदी ही बोल रही हूँ, नोट्स आपको बताया ही रखा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी है, क्लास को शुरू से देखा है और पिछली क्लासेस भी देखी हैं, और अगर ग्रुप पे आपको नोट्स मिल गए हैं तो आपको पता होगा ये नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, राइट। चलिए अब बात करते हैं इसके क्या रहेंगे, क्योंकि ये इंग्लिश होता है और ये हिंदी होता है, ये इंग्लिश है और ये इसकी हिंदी है। अब इसके अलावा हिंदी किसे कहते हैं ये मुझे नहीं पता है, राइट, इसके अलावा हिंदी किसे कहते हैं ये मुझे नहीं पता। राइट सावित्री, बिरसा आंदोलन, और ऐसे बहुत सारे अभी रिसेंटली आप देखेंगे कि जो किसानों द्वारा ये मूवमेंट किया गया था, किसानों के लिए जो बिल आए थे उन्हें वापसी लेने की मांग की गई थी, तो ये भी एक जन आंदोलन में काउंट किया जाएगा। ऐतिहासिक रूप से हिस्टोरिकली तो बहुत सारे इवेंट है ही हमारे पास। आपकी आजादी के लिए लड़ी गई लड़ाई, जो हमने राष्ट्रवाद के लिए, नेशनलिज्म के लिए, अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, वो भी एक जन आंदोलन था। अभी रिसेंट फार्मर के लिए जो प्रोटेस्ट हुए थे, फार्मर्स के लिए जो लोग, किसान जो थे, वो बिल वापसी की मांग कर रहे थे, वो भी एक जन आंदोलन था, राइट। तो ये जो है बहुत सारे जन आंदोलन होते हैं। फीचर्स मैंने, विशेषताएं बताई कि उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अब टॉपिक हमारे सिलेबस में क्या दिया है कि उसके सामाजिक और राजनीतिक सूत्र बताइए, आपके जन आंदोलन के सामाजिक में राजनीतिक सूत्र बताइए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं सामाजिक रूप में क्यों आंदोलन हो रहे हैं, क्योंकि जाति को लेके भेदभाव है। मैं आपको मल्टीपल टाइम जाति व्यवस्था बता चुकी हूँ, और आई थिंक मैं भी आपको सिलेबस भी चेक करके बताऊंगी, आई थिंक यूनिट 17 या 14 में भी चेक करके बताऊंगी, जाति को लेके है, जिसमें मैंने बहुत सारी आपको जाति के बारे में ऑलरेडी बातें बता दी है कि जाति को लेके कैसे भेदभाव हो रहा था। उसमें जितना भी सिलेबस में लिखा है वो कुछ भी डिटेल में नहीं देखना है, क्योंकि वो अजीब सी लाइन लिंक की है, उसमें अस्पृश्यता एक पॉइंट दिया है, वो मैं अभी बता दूंगी, अनटचेबिलिटी वाला, वो एक टॉपिक में बता दूंगी। और वो भी ये नहीं आएगा कि ये क्या होती है या इनके साथ कैसे प्रताड़ना हो रही थी, इन्हें नल नहीं छूने दिया जाता था, ये नहीं। अनटचेबिलिटी को लेके, अस्पर्शता को लेके जितने भी कानून बने हैं ना भारत में, वो कानून आप लोग देखने हैं बस आपको, कि संविधान का कौन सा आर्टिकल इसकी बात करता है, वो मैं मल्टीपल क्लासेस में बता भी चुकी हूँ। बहुत सी क्लासेस में मैंने बार बार अनटचेबिलिटी के आर्टिकल की बात की है। अब पेपर में आ सकता है क्योंकि सीधा सीधा सिलेबस में दिया है, और उसके साथ साथ और उससे रिलेटेड दो तीन और भी कानून है जो काम कर रहे हैं उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, राइट, तो वो भी हम लोग देख के चलेंगे। पर्यावरण से संबंधित है बिल्कुल चिपको आंदोलन, राइट, यूनिट 14 है नेहा, आर्टिकल 17 वेरी ट्रू, आर्टिकल 17 है, इसी से रिलेटेड दो चार और भी एक्ट हम लोग अभी देखेंगे, और भी ऐसे अधिनियम आए हैं जो अनटचेबिलिटी को, भेदभाव को, ये जो छुआछूत वाला भेदभाव हो रहा है उसे रोकने के लिए काम करते हैं, कानून व्यवस्था बनाते हैं जिससे कि लोग ये चीज को प्रैक्टिस ना करें। अभी आएंगे उस पर। तो जाति को लेके भेदभाव है इसलिए तो लोग आवाज उठाएंगे। आप किसी को बहुत ज्यादा दबाओगे, चाहे जाति के रूप में हो, चाहे मान लो आप उससे पूरे पूरे दिन काम करवा रहे हो, सैलरी नहीं ले रहे हो, सैलरी दे नहीं रहे हो, तो किसी भी कारण से आप जब किसी पे प्रभाव डालते हो और उसको बहुत ज्यादा प्रताड़ित करते हो, उसका शोषण करते हो, तो एक टाइम पे आके आवाज उठाई जाती है। और जब बहुत मासिव लेवल पे, भाई सारे ही जो निम्न जाति के लोग थे वो सब इतना ज्यादा परेशान हुए थे कि सब मिलके आवाज उठा रहे थे, तो वो भी एक जाति को लेकर जो भेदभाव था, ये भी एक कारण था। हिंदी में नीचे सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। अगला पॉइंट है इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, आर्थिक भेदभाव। आर्थिक रूप से अभी मैंने बोला ना, सैलरी, काम करवा रहे हो, सैलरी नहीं दे रहे, कुछ लोगों को सैलरी ज्यादा मिल रही है, सेम काम के लिए कुछ लोगों को सैलरी ज्यादा मिल रही है और कुछ लोगों को सैलरी कम मिल रही है, ये कहलाता है आर्थिक रूप से भेदभाव हो रहा है। चाहे महिला पुरुष ले लो, चाहे उच्च जाति निम्न जाति ले लो, तो जब आर्थिक रूप से भी आप भेदभाव करोगे, किसी को ज्यादा किसी को कम चीज मिलेगी, तब भी लोग आवाज उठा सकते हैं, ये भी एक सामाजिक आयाम है, राइट। इसके अलावा हम देखते हैं रिलीजियस प्रैक्टिसेस, कई बार जो हमारे धार्मिक रूप से हम जो चीजों की मान्यताएं हैं, अब देखो इतनी सारी इंडिया में क्या है, इंडिया में इतनी सारी जो है आप देखते हो इतने सारे धर्म के लोग रहते हैं, तो सबके अपने धर्म धर्म में जो मान्यताएं होती हैं, जो रीति रिवाज माने जाते हैं, वो अलग अलग होते हैं, राइट। तो कई बार इससे भी आपका क्या आता है, जो है हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, उसमें भी हमें रिफॉर्म लाने की जरूरत पड़ती है टाइम टू टाइम। रिफॉर्म लाना है कई बार, तो रिफॉर्म नॉर्मल नहीं आ रहा है तो हमें प्रोटेस्ट करना पड़ता है, हमें अपनी बात बड़े लेवल पे आके रखनी पड़ती है सामने, राइट। जैसे कि मान लीजिए कि जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें गड़बड़ चल रही है, तो जितने भी बच्चे हैं लाइक ग्रेजुएट ग्रेजुएट होने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद उन्हें लग रहा है नौकरी नहीं आ रही है,
वैकेंसी निकलती है, एग्जाम नहीं होते हैं, तो वो बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि टाइमली एग्जाम कंडक्ट कराया जाए, नौकरी निकाली जाए। हमने पढ़ लिख लिया है, हमने इतनी पढ़ाई कर ली है, फिर भी हमें उस अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिल रही है, राइट। तो ये इस तरीके से मासिव लेवल पे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं चीजों को बदलने की। फिर लिंग को लेके भेदभाव, लैंगिक आपकी जो असमानता है, राइट, ये भी एक रीजन है। इसको भी अगर हमें क्या करना है, इसको भी ठीक करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बदलाव लाने पड़ेंगे बड़े लेवल पे, राइट। अगर हमें इसको भी ठीक करना है तो हमें बड़े लेवल पे बदलाव लाने पड़ेंगे। बदलाव मतलब क्या, रिफॉर्म। और कोई भी जब रिफॉर्म आता है, समाज में सुधार आता है, तो उसके लिए पहले मूवमेंट, आंदोलन तो हुआ होगा ना, राइट। पहले जो है आंदोलन हुआ होगा, तभी तो आपका क्या आता है। हिंदी में धर्मशाला नोट्स भेज दिए गए हैं, अभी जस्ट मैं हिंदी पे आ रही हूँ, इंग्लिश में एक बार स्लाइड नीचे स्लो डाउन होगी ना। अब अगर मैं हिंदी में पहले दिखाने लग जाऊंगी तो इंग्लिश का बच्चा बोलेगा, तो आप लोग मुझे बताइए व्हाट इज द सोल्यूशन। या तो ये है कि हिंदी में मैं नोट्स दे नहीं रही हूँ, या ये है मैं मेन वर्ड हिंदी में लिख नहीं रही हूँ, मैं सारा इंग्लिश में रीड कर रही हूँ। ऐसा नहीं है ना कि मैं इंग्लिश में ये सारी लाइंस रीड कर रही हूँ, मैं समझा रही हूँ ना हिंदी में लिख के आपको। इंग्लिश के वर्ड्स तो मैं यहाँ पे ये वाले रीड भी नहीं कर रही हूँ, पढ़ भी नहीं रही हूँ, मैं बस जस्ट पॉइंट समझा रही हूँ। और उसके बाद हिंदी में भी ये पढ़ूंगी, तो हिंदी मीडियम वालों को तो डबल फायदा हो रहा है कि मैं यहाँ लिख भी रही हूँ, फिर हिंदी में भी पढ़ के आपको बताऊंगी। लेकिन वही है कि इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा इस चीज की कंप्लेन नहीं करता, लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कंप्लेन रहती है, तो हिंदी में ही देख लीजिए, अलग लिखा होगा कुछ ना चीजें, हिंदी में ही देख लीजिए। लीजिए, पहला पॉइंट समझा दिया, जातिगत भेदभाव। दूसरा आपको समझा दिया, आर्थिक असमानताएं हैं। तीसरा धार्मिक आचरण। तीसरा लैंगिक असमानता। शायद मैंने भी यही चीज लिखी थी, कुछ अलग नहीं लिखा था, राइट, यही चीज लिखी थी मैंने भी। देख लेते हैं अब इसको। लैंगिक असमानता, लैंगिक भेदभाव में भी क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है कि महिलाओं के साथ क्या किया जाता है, महिलाओं के साथ पुरुषों के बराबर का ट्रीटमेंट नहीं करा जा रहा है। चाहे वो आर्थिक रूप हो, पढ़ाई लिखाई हो, उन्हें पढ़ाया लिखाया नहीं जा रहा है, उन्हें रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं, काम कर भी रही है तो पुरुषों के कंपैरिजन में उनको, पुरुषों के मुकाबले उनको कम सैलरी मिल रही है, ये पॉइंट रहता है। उसके अलावा भी उनको घर की चीजें भी देखनी पड़ रही है, उनको सामाजिक दायरे में बांध के चीजें जो है फंसाया जा रहा है। तो यही चीज है कि अगर उस चीज में भी आपको बदलाव लाना है, सुधार लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, एक आंदोलन लेके आना पड़ेगा। फिर पॉइंट रहता है आगे हमारे पास, पॉइंट रहता है शिक्षा और जागरूकता, एजुकेशन एंड अवेयरनेस। देन वी हैव एजुकेशन एंड अवेयरनेस, शिक्षा एंड जागरूकता। अब शिक्षा एंड जागरूकता भी क्यों जरूरी है, पढ़ाई लिखाई होगी, अगर आप जागरूक होगे तो आप सशक्त बनेंगे, इंपावर हो पाएगा पर्सन। और जब कोई पर्सन में सशक्तिकरण होगा, इंपावर होगा, तभी वो अपने हक के लिए आवाज उठा सकता है, राइट। तभी वो अपने हक के लिए, ये आर्टिकल 15 में इक्वालिटी की बात है, राइट। इक्वालिटी होनी, मतलब इनइक्वालिटी नहीं होना चाहिए ऑन द बेस ऑफ कास्ट, जेंडर, क्रीड, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, ये चीजें हैं, राइट। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, तो आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी की बात, समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 करता है, राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। क्लियर, चलिए। तो ये सारे पॉइंट थे किसके, सामाजिक। अब उसने हमसे दो पूछे हैं सिलेबस में हमारे, सामाजिक भी बताइए और राजनीतिक भी बताइए, राइट। सामाजिक भी बताइए और राजनीतिक भी बताइए। तो राजनीतिक सूत्र क्या है, पॉलिटिकल सोर्सेस क्या है। सबसे पहली चीज जो थी वो है औपनिवेशिक शासन। सबसे पहली चीज जो थी वो थी औपनिवेशिक शासन। ये है कॉलोनियल रूल, ये क्या है, कॉलोनियल रूल, जो ब्रिटिशर हम पे इतने लंबे समय तक राज करके गए। तो जब आपको उनसे आजादी चाहिए, जब आप धीरे धीरे समझने लगे कि हमारे साथ क्या गलत हो रहा है, हमारे क्या अधिकार हैं और कौन से अधिकारों से हमें वंचित रखा जा रहा है, तो आप उन गलत चीजों के खिलाफ भी आवाज उठाओगे। और जब गलत चीजों के खिलाफ आवाज उठाओगे तो उसे ही तो आंदोलन कहते हैं। तो इस टाइम पे बहुत सारे आंदोलन चले, जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन कब आया था,
देखिए असहयोग आंदोलन गांधी जी का था। अब तो इंग्लिश में लिख दूं, अब इंग्लिश में लिखूंगी तो मत बोलना कोई कि हिंदी, हिंदी ये लिखी है, राइट। असहयोग आंदोलन इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन, असहयोग मतलब हम आपके साथ सहयोग नहीं करेंगे। तो ये जो असहयोग आंदोलन था ये किसके द्वारा किया गया था? गांधी जी जो थे, गांधी जी, गांधी जी मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ वरना ये रहेगा कि गांधी जी नहीं लिखा आपने हिंदी में, राइट। 1920 में गांधी जी ने ये एक असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था। अब ये एक चेन ऑफ इवेंट चल रहे थे, एक साथ बहुत सारी चीजें बैक टू बैक हो रही थी। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने जो 1920 में स्टार्ट किया था वो कोई एक आंदोलन नहीं था कि हम ये काम करेंगे, वो ये था कि हम आपकी पॉलिसी में आपके साथ सहयोग नहीं करेंगे, राइट। ये मूवमेंट चला 20-21, लेकिन इसको 1922 में वापस लेना पड़ा। 1922 में, अच्छा बीच में बहुत दिक्कत आ रही थी क्योंकि जिस तरीके से गांधी जी ये मूवमेंट को, जिस आंदोलन को चलाना चाहते थे वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही थी। लेकिन 1922 में एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद गांधी जी को इस आंदोलन को वापस लेना पड़ा। क्या नाम था उस घटना का? क्या नाम था उस घटना का? 1922 में एक ऐसी घटना घटी थी जिसके बाद गांधी जी को इस को वापस लेना पड़ा था, राइट। चौरी चौरा इंसिडेंट, चौरी चौरा इंसिडेंट, राइट एवरीवन, जिसने भी मेंशन करा है चौरी चौरा इंसिडेंट। अब ये हुआ क्या था? वैसे डिटेल में तो नहीं पूछेगा बट बता देती हूँ, सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा। देखो ये क्या था, यहाँ पे भारतीयों ने एक ब्रिटिश जो पुलिस की टुकड़ी थी, उनका एक दल था, उनपे अटैक करा। मॉब होती है, भीड़ ने उनपे अटैक करा और उनपे अटैक करने से उनकी जो थी वो हत्या हो गई, राइट। कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल्स की, जो आपके वहां के ब्रिटिशर जो थे, पुलिस इंचार्ज ब्रिटिशर की जो पूरी टीम थी उनकी हत्या हो गई, कुछ लोगों की। और गांधी जी आपको पता है क्या थे? अहिंसा। गांधी जी फेवर करते थे अहिंसा को और उन्होंने जो मूवमेंट आंदोलन स्टार्ट किया उसमें हिंसा हो रही है, तो ये चीज गांधी जी को ठीक नहीं लगी। और देखो सीधी बात है, मारने का रिप्लाई मारने से ही मिलेगा। और अब आपने सामने वाले को कारण दे दिया कि इन्होंने हमारे लोगों को मारा, वो भी पुलिस ऑफिशियल्स को, तो आपके लोगों के खिलाफ तो लीगल एक्शन लिए जाएंगे। अब कानूनी व्यवस्था के रूप में भी आपको सजा मिलेगी, राइट। कानूनी व्यवस्था के रूप में भी सजा मिलेगी, तो गांधी जी कुछ कर नहीं सकते उस केस में, राइट। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर इंसिडेंट्स के बाद इसको वापस ले लिया गया, किसको? आपके असहयोग आंदोलन को, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। इसी तरीके से आगे और भी चीजें चलती रही। गांधी जी ने एक डांडी मार्च निकाली थी, आपको पता होगा, राइट। गांधी जी ने डांडी मार्च निकाली थी, तो डांडी मार्च कौन से आंदोलन का पार्ट थी? गांधी मार्च कौन से आंदोलन का पार्ट थी? ये 1920 में आया। डांडी मार्च पार्ट थी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का। हिंदी में लिख रही हूं, एक ही हाथ है, कंप्लीट करने के बाद लिखूंगी चीजें। सविनय अवज्ञा आंदोलन, राइट। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 में जो था वो स्टार्ट किया गांधी जी ने करा था। ये भी सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, जिसमें डांडी मार्च यानी नमक सत्याग्रह किया गया था, राइट। नमक पे कर लगा दिया गया था, नमक पे टैक्स लगा दिया गया था। तो ये था कि नमक जैसी चीज बहुत बेसिक चीज है, अमीर गरीब से इसका कोई नाता नहीं है, ये सबको यूज करना है। प्लस ये हमारी कंट्री में बनने वाली चीज है, हमारी कंट्री का पानी, सारे संसाधन हमारे यूज करे जा रहे हैं, फिर भी टैक्स लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे गांधी जी ने उस जो नमक पे कर लग रहा था उस कानून को तोड़ा, एक प्रोटेस्ट करा, एक तरीके से एक प्रोटेस्ट था। और यहाँ पे डांडी मार्च जो थी वो उन्होंने निकाली। तो वो जो डांडी मार्च थी वो किसका पार्ट था? वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन का पार्ट। किसका पार्ट है? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन से ईयर में हुआ है? ये हुआ है 1930 में। इज इट क्लियर? ये 1930 में हुआ है। उसके बाद बीच में और बहुत सारी चीजें होती रही, हम सारी आजादी वाला हिस्ट्री तो नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने ये एक दो बातें आंदोलन में देखी। और यहाँ एक और आंदोलन लिखा है जो भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि
क्विट इंडिया मूवमेंट, यहाँ पे तो आप कंप्लीटली ब्रिटिशर से कहने लगे थे कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, राइट, हमें तो पूरी आजादी ही चाहिए, अब आप लोग हमें फ्री करके इंडिपेंडेंट करके जाइए। तो द ईयर इज 1942। क्लियर? इसका ईयर है 1942, क्विट इंडिया का। यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई, एक बार बताइए। ये तीन बात की, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात की हमने हमने आपकी राइट सुना ना, अगस्त 1942, हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात की, हमने आपकी नॉन कॉपरेशन यानी असहयोग आंदोलन की बात की, और भारत छोड़ो आंदोलन की बात की। तो इससे रिलेटेड 3 ईयर देख लिए। तो एक तो पॉलिटी जो आपके राजनीतिक सूत्र थे उसमें पहला पॉइंट यही था, औपनिवेशिक शासन। उस समय पे भी हमने बहुत सारे आंदोलन किए हैं, और वो भी मास ने करे हैं, जन आंदोलन कहलाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, ऐसा नहीं था कोई एक दो लोग कर रहे हैं। बिल्कुल आ सकता है मुनमुन, कोई सिलेबस देखो आपके, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आप लोगों के सिलेबस में जो भी सिलेबस दिया है ना, यूनिट 9-10 के बाद आप खुद रीड करो, वो सिलेबस ऐसा लग रहा है किसी सब्जेक्टिव एग्जाम का सिलेबस है, राइट। ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन संस्था जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, ये मैं थोड़ी सी उसकी गलती मानूंगी, क्योंकि वहां ऑब्जेक्ट, आप नेट का सिलेबस उठाओ, जो एनटीए नेट कंडक्ट करता है ना, या फिर जो एनटीए नेट कंडक्ट करता है, या फिर आपके जो एस्टेट कंडक्ट होते हैं, स्टेट लेवल पे एग्जाम होते हैं, ये सब जो एग्जाम कराते हैं इनके सिलेबस में, ठीक है, टॉपिक्स जब पढ़ेंगे तो हम डिटेल भी पढ़ेंगे, लेकिन क्लियर डिफाइंड होते हैं टॉपिक। आपके सिलेबस में टॉपिक ही कुछ अजीब दिए हैं, झारखंड में मतदान के कारण, अब ये कैसे आएगा? झारखंड में आर्थिक नीति के पिछड़े होने के कारण, झारखंड में शिक्षा के पिछड़े होने के कारण, और झारखंड छोड़िए, चलिए झारखंड में ऐसे टॉपिक दे रखे हैं, बट ये सब आप मुझे बताइए क्या एक्सप्लेन करने को आएंगे क्या जब ऑब्जेक्टिव पेपर है? ऑब्जेक्टिव में कैसे ये क्वेश्चन आप मुझे बताइए बन सकता है? तो यही बन सकते हैं, इसलिए मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन कोशिश कर रही हूँ कि जो भी लेफ्ट राइट जो भी टॉपिक हो सकता है मैं टच करके चलूं, क्योंकि इस हिसाब से अगर देखा जाए ना, तो आपका जो टोटल सिलेबस है, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने, संस्था ने दिया हुआ है, उसमें से सिर्फ 40% से 40% ही सिलेबस ऐसा है जिसमें से डायरेक्ट एमसीक्यू टाइप बन सकते हैं, बाकी हमें खुद फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि क्या क्या टॉपिक से बन सकते हैं। रीजन एंड असर्शन भी बबीता डायरेक्टली ऐसे नहीं आते हैं इन टॉपिक्स में से, रीजनिंग एंड असर्शन भी जेनरिक जेनरिक टॉपिक्स में से बन जाते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा ही सब्जेक्टिव सिलेबस दिया हुआ है। एंड रीजनिंग असर्शन आएंगे भी तो कितने आएंगे, पूरा पेपर तो नहीं आएगा। गेटिंग माई पॉइंट? आई होप आप लोग समझ रहे हो। तो इसलिए हमें देख के चलना पड़ेगा लेफ्ट राइट की क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए जो भी मुझे माइंड में आता है कि इससे रिलेटेड ये पार्ट भी है वो मैं बता देती हूँ, ताकि आप लोग लिख लो और उनको कवर कर लो। Is it clear to all? Yes, is it clear to all? आगे बढ़े। राजनीतिक सूत्र में ही अगला पॉइंट देखते हैं, बाकी किसी को कोई भी तकलीफ, प्रॉब्लम, परेशानी तो आप मेंशन करेंगे। अगला पॉइंट आया राजनीतिक स्वशासन की मांग। हमें तो चाहिए क्या? कंप्लीट फ्रीडम। हमें आधी अधूरी आजादी नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूरी तरीके से आजादी। तो हमने जब स्वशासन की मांग करनी स्टार्ट करी थी, राइट, बिल्कुल डिटेल देखने, सिलेबस डिटेल एक बार आप लोग देखो, बाकी अपने पार्ट पे मैं तो सारी डिटेल पढ़ा ही रही हूँ, मैं टॉपिक छोड़ ही नहीं रही हूँ, राइट। इतने नोट्स में भेज रही हूँ लास्ट क्लास से, इतनी सारी चीजें आपको इतनी डिटेल में पढ़ा रही हूँ, तो मैं तो जस्टिफाई कर ही रही हूँ सिलेबस को। तो यहाँ पे स्वशासन की जब आप मांग करोगे तो भी आंदोलन हो रहे थे, ये भी जरूरी थे। भूमि सुधार के लिए भी आंदोलन जरूरी थे, लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार, ये भी आंदोलन हुए हैं, क्योंकि इसमें भी गड़बड़ थी, जमींदारी सिस्टम था, कुछ लोगों के पास जमीन बहुत ज्यादा, कुछ लोगों के पास जमीन बहुत कम, इस तरीके की बहुत सारी परेशानियां जो थी वो देखने को मिल रही थी भूमि से रिलेटेड भी। तो भूमि से रिलेटेड आंदोलन, आजादी से पहले किसानों के आंदोलन भी हुए हैं, आजादी के बाद भी कुछ कानून व्यवस्था ऐसी बनाई गई, आंदोलन हुए और कानून व्यवस्था बनाई गई है भूमि को लेके। अब वो उनमें से एक मैं आप लोगों को पढ़ा भी चुकी हूँ, हरित क्रांति। ये अगर किसी ने पिछली क्लासेस देखी हैं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, हरित क्रांति। हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये एक एग्जाम्पल है, आजादी के बाद आया था, राइट। ये भी एक भूमि सुधार का टेक्निकल वाला पार्ट है।
भूमि सुधार में बहुत सारी चीजें भी की गई थी, लैंड पे सीलिंग भी लगाई गई थी कि एक व्यक्ति इतने से ज्यादा भूमि अपने पास नहीं रख सकता। अगर पाया गया कि उस व्यक्ति के पास इससे ज्यादा भूमि है तो हम उसकी भूमि को जब्त कर लेंगे, हम मतलब सरकार जब्त कर लेगी और किसी ऐसे को दे देगी जिसको उसकी ज्यादा जरूरत है। तो ये भी हो रहा था। इसी के साथ आगे जाके 60s में 1960s के समय पे हरित क्रांति भी आई। हरित क्रांति में आप नए किस्म के बीज लेके आए थे, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। अब ये बीज का नाम है तो हिंदी वाले बच्चे भी HYV याद रखेंगे, फुल फॉर्म चाहे मत याद रखो। हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, HYV याद रखो। ये नए किस्म के बीज, उन्नत किस्म के आप बीज लेके आए थे, जिससे कि हो क्या, जिससे कि आपकी उत्पादकता बढ़े। हम लाए किस लिए थे ये? प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। हालांकि इसके आने से पॉजिटिव भी हुआ, नेगेटिव भी हुआ, बट हाँ फायदे इसके काफी ज्यादा हमें देखने को मिले। बाकी ये मैं पूरा डिटेल में फायदे नुकसान पुरानी क्लासेस में पढ़ा चुकी हूँ, तो एक बार अगर आप लोगों ने देखी है तो अब बहुत अच्छी बात है। राइट, मुंडा विद्रोह के बाद ये आपके एक्ट आए हैं। तो यही चीज है कि जब आपके समाज में आंदोलन होता है तो हम उसके खिलाफ, मतलब आंदोलन किया जा रहा है तो एक्शन लिया जाता है। और एक्शन किस फॉर्म में लेते हो? आज की डेट में हम लोकतांत्रिक सरकार है तो कानून ही बनाया जाएगा ना। आज की डेट में हम लोकतांत्रिक सरकार हैं तो किसी चीज को सुधारने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कानून का निर्माण करेंगे। और कानून आप और मैं नहीं, कानून बनाने की पावर जो है वो सरकार के पास होती है। राइट, चलिए श्रम अधिकारों को लेके भी जब अपने लेबर, अपने राइट्स की बात करेंगे तो भी आंदोलन होंगे। प्रॉपर वेजेस नहीं मिलते, अच्छा तो श्रमिकों, लेबर को लेके भी बहुत सारे एक्ट आए हैं, वो हमारे सिलेबस का कहीं से कहीं तक पार्ट नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे किसी को सैलरी नहीं मिल रही है, वेजेस नहीं मिल रहे हैं प्रॉपर काम करने के बदले, काम करने की जो बेसिक फैसिलिटीज होती हैं वो नहीं मिल रही हैं। आप मशीनें पुरानी तकनीकों की यूज करो जिससे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं और लेबर का नुकसान हो रहा है। किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, तो उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना भी कंपनी के हाथ में है। राइट, और उसके बाद आप उनको कोई रिटर्न में कुछ कंपनसेशन भी नहीं देते हो, बदले में कुछ पैसा भी नहीं दे रहे हो कि वो अपना इलाज करा सके, अपना परिवार चला सके। तो ये सब भी प्रॉब्लमैटिक चीजें हैं, ये सब भी दिक्कत है। तो ऐसे केस में भी क्या चलाया जाएगा? आंदोलन आएंगे। राइट, ये रहता है। भाषाई अधिकार, अब हमारी कंट्री में अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली को बोलने वाले लोग रहते हैं। राइट, तो यहाँ पे आंदोलन कई बार आप देखो, आजादी के बिल्कुल बाद हमारे यहाँ पे एक सबसे बड़ी दिक्कत थी कि बहुत से लोग मांग कर रहे थे कि भाषा के आधार पर जो है वो क्या होना चाहिए? डिवीजन होना चाहिए। बहुत से लोग ये डिमांड कर रहे थे कि जो स्टेट्स बनने चाहिए वो भाषाई आधार पे बनने चाहिए, जबकि इस डिमांड को बहुत बार खारिज भी किया गया। और इसी के चलते आंध्रा में ये डिमांड स्टार्ट हुई थी। राइट, नीलू एक ईयर नहीं है, ग्रीन रेवोल्यूशन 2 फेजेस में आया है, 3-4 साल तक चला है। 65 से, यस राइट नेहा, 65 से चालू हुआ था, 68 के टाइम तक चला था, फिर उसके बाद एक और फेज में वो लाया गया था। तो कोई एक ईयर नहीं है, तो ईयर से क्वेश्चन नहीं आएगा ऐसी चीज में। राइट, तो यहाँ पे हमने देखा कि क्या हुआ था। हाँ जी, मैं आंध्रा की डिमांड का बता रही थी। आजादी के बाद जब बात चल रही थी तो आजादी के बाद एक समस्या ये भी थी कि हम स्टेट को कैसे बनाएं, अपनी कंट्री में जो राज्य हैं उनका निर्माण कैसे करें। तो एक डिमांड चली बहुत तेजी से कि भाषाई आधार पर करो। तो भाषाई आधार पर करेंगे, तो आंध्रा में ये डिमांड चल रही थी, जिसके चलते वहां पे एक व्यक्ति भी थे, पोट्टी श्रीरामुलु, जिन्होंने क्या करा था? फास्ट अनटू डेथ, मतलब इन्होंने क्या? अनशन करा था। राइट, अनशन करा और कुछ दिनों के अनशन के बाद इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु से उस समय पे इस मूवमेंट में बहुत ज्यादा चिंगारी लग गई और आंध्रा में बड़ी दिक्कत हो गई थी। तो यहाँ पे उस समय ऑप्शन नहीं था, उस समय फिर भाषाई आधार पर हमने इस स्टेट को क्रिएट किया था। राइट, हालांकि ये पॉलिटिकल कंसेप्ट इतने डिटेल में नहीं पढ़ने हैं, बट थोड़ा बहुत टॉपिक से जो रिलेटेड है उसका एक एग्जाम्पल भी हम देख ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। और ये एग्जाम्पल बिल्कुल सारे हमारे देश, हमारी कंट्री के ही सारे एग्जाम्पल हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जब भाषाई आधार पर अपनी क्षेत्रीय भाषा की वजह से भी लोग क्या करते हैं? आंदोलन करते हैं। फिर आता है अल्पसंख्यक अधिकार, माइनॉरिटी राइट। अल्पसंख्यक लोगों का हमें हमेशा से ये कहा गया है कि हम समानता की बात करेंगे, तो अल्पसंख्यकों के अधिकार को भी हमें प्रोटेक्ट करके चलना है। अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव ना हो, ये चीजें भी हमें देख के चलनी है। राइट, तो ये चीज अल्पसंख्यकों के अधिकार, जब वो अपने अधिकार की डिमांड करेंगे, जब वो कहेंगे कि मेरे साथ शोषण हुआ है,
जब वो कहेंगे मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, मुझे पढ़ने के समान अवसर नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसे भी आंदोलन होंगे समाज में जो क्या कहलाएंगे, अल्पसंख्यकों के अधिकार से रिलेटेड। तो ये भी किसमें जाएगा, पॉलिटिकल पार्ट में जाएगा, राइट। तो ये हमने देख लिए क्या, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था यूनिट 16 का, टॉपिक आपका क्या था, जन आंदोलन के सामाजिक और राजनीतिक सूत्र। ये यूनिट 16 का टॉपिक है, और यूनिट 16 के इससे पहले भी हम टॉपिक जो है वो कवर कर चुके हैं। चलिए, अब ये बहुत ज्यादा डिटेल में मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत जनरल टॉपिक है। यहाँ पे बात की गई है कि शिक्षा, शिक्षा जो है ये देखिए लिखा मेंशन है यहाँ पे, यूनिट 9 का ये सीधा सीधा टॉपिक है। यूनिट 9 का ये टॉपिक है कि शिक्षा किस तरीके से राष्ट्रवाद में एक भूमिका निभाती है। शिक्षा की महत्वता बतानी है राष्ट्रवाद में और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में। शिक्षा की महत्वता राष्ट्रवाद में और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में, मतलब अगर मेरे यहाँ पे कोई पर्सन पढ़ा लिखा है, मतलब मेरी कंट्री के जो नागरिक हैं, अगर वो पढ़े लिखे हैं, तो किस तरीके से वो राष्ट्रवाद में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इसके पॉइंट पहले राष्ट्रवाद को देख लेते हैं, फिर अंतरराष्ट्रीय रिलेशन को देख लेंगे। राष्ट्रवाद मतलब वो मेरी कंट्री में कैसे मेरे लिए फायदा कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय मतलब बाहर की कंट्रियों से संबंध बनाने में, बाहर के विश्व से संबंध बनाने में वो किस तरीके से योगदान दे रहे हैं, राइट। चलिए, रिलीजियस एंड राइट, माइनॉरिटी राइट सुनैना एंड डी के महतो 29 और 30 में इंक्लूडेड है। राष्ट्र निर्माण में हेल्प करेंगे। राष्ट्र निर्माण मतलब कि आपका नेशन बिल्डिंग की बात की जाए तो यहाँ पे अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, शिक्षित व्यक्ति है, जागरूक व्यक्ति है, तो वो क्या करेगा, एकता की भावना को बढ़ावा देगा। नागरिकों को इतिहास, संस्कृति और मूल्यों की जो बेसिक समझ है वो होगी कि किस तरीके से चीजें समाज में यहाँ तक पहुंची हैं, हम आजादी तक किस तरीके से पहुंचे हैं, असमानताएं थी तो उसको दूर करने के लिए क्या बात की है, कानून बना है, सरकार, शासन व्यवस्था, ये सब किस तरीके से चल रहा है। तो एक बेसिकली पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है वो क्या है, उसको कुछ नॉलेज है, इतिहास की बात करो, चाहे संस्कृति की बात करो, मूल्यों की बात करो, और इसी वजह से वो क्या करेगा, वो सामाजिक एकता को बढ़ाने की बातें करेगा। वो समाज को तोड़ने वाली, दंगे भड़काने वाली या फिर किसी एक पक्ष में रह के बात नहीं करेगा, ये मान के चला जाता है, राइट। आगे देखा जाता है कि उसमें नागरिक मूल्य और देशभक्ति, मतलब वो पढ़ा लिखा है तो उसको बेसिक अपने कर्तव्य, जैसे आपके संविधान में जैसे फंडामेंटल राइट लिखे हुए हैं, राइट, मौलिक अधिकार लिखे गए हैं, तो मौलिक कर्तव्य भी लिखे गए हैं। नागरिक को ये अधिकार सरकार दे रही है, तो नागरिक के कुछ कर्तव्य भी बताए गए हैं कि आप भी ये काम करके चलिए। तो अगर आप पढ़े लिखे हो, शिक्षा है, जागरूकता है, तो आपको अपने मूल्य और अपने कर्तव्य भी पता है, और अपने राष्ट्र के प्रति एक निष्ठा भी वो व्यक्ति शो करेगा, ये चीज रहेगी। फिर यहाँ पे रहती है कि शिक्षित व्यक्ति हमेशा चीजों पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करता, उसकी जो सोच है वो आलोचनात्मक होती है, रेशनल। जो शिक्षित आबादी है वहां पे एक क्वेश्चनिंग वाला, सवाल पूछने वाली चीजें होनी जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए सरकार नीतियां बना रही है, लोग चुपचाप आंख बंद करके माने जा रहे हैं, कोई उस पर क्वेश्चन मार्क लगा ही नहीं रहा कि इसके ये नेगेटिव पहलू भी हो सकते हैं, इससे इन लोगों पे नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है, तो सरकार अपनी मनमर्जी से कुछ भी करेगी, तो उसका तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, फिर तो सरकार अपनी मनमर्जी से कुछ भी करेगी, तो ये प्रॉब्लम जो है वो हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे क्या रहेगा, अगर आलोचनात्मक शिक्षित व्यक्ति है तो उसकी सोच जो है वो आलोचनात्मक रहेगी, नेगेटिव एस्पेक्ट पे भी वो चीजों को सोच के चलेंगे। फिर रहेगा सामाजिक एकता, ये अभी हमने ऊपर पढ़ लिया, इसको सेपरेटली लिख दिया है कि वो क्या करेगा, इंक्लूसिवनेस, समावेशिता को बढ़ावा देगा, समाज में एकता को बढ़ा के रखने के लिए काम करेगा, अगर वो शिक्षित और जागरूक है तो ये पॉइंट रहेगा। सूचित नागरिक मतलब इन्फॉर्म्ड सिटीजन रहेगा, अगर शिक्षा है तो ज्ञान तो रहेगा ही उसके पास, प्लस वो सशक्त भी बनेगा, मतलब एम्पावर भी होगा, अपने सही गलत के फैसले, अपने लिए फैसले कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है, ये मेरे पास पावर है, ये सब उस व्यक्ति को पता होगा। और जितनी भी लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं, डेमोक्रेटिक एक्टिविटीज हैं, उनमें वो पार्टिसिपेट कर पाएगा, जैसे कि वोट देना। अगर आप शिक्षित हो, आप जागरूक हो, तो आपको पता है कि एक नागरिक के लिए वोट देना एक हमारा बेसिक चीज है, जो हमें एक अच्छे सिटीजन की पहचान है कि हमें वोट देना चाहिए, तो ये चीज भी उस पर्सन में रहेगी, तो वो अपने कर्तव्यों को भी समझ के चलेगा, ये पॉइंट है, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये था आपका राष्ट्रवाद को लेके।
अब अभी के लिए नीलू 29-30 आप छोड़ दीजिए, संविधान के आर्टिकल है, ये संविधान के 2 आर्टिकल्स, राइट। जैसे मैंने बताया आर्टिकल 14 से 18 जो है संविधान का वो समानता की बात करता है, जिसमें आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी की बात करता है, तो आर्टिकल 29 और 30 भी आपके मौलिक अधिकारों में आते हैं, राइट। आर्टिकल 29 और 30 भी मौलिक अधिकारों में आते हैं। अंतरराष्ट्रीय संबंध, जैसे आप में सांस्कृतिक समझ रहेगी, आपको अलग अलग संस्कृतियों की समझ है, शिक्षा की वजह से कल्चरल जो है वो जागरूकता आती है, वो बढ़ती है, और जो कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, जो आपके मतलब दूसरे कल्चर से कॉन्फ्लिक्ट होंगे वो कम हो जाएंगे, क्योंकि आपको दूसरी चीजों की रिस्पेक्ट करना, दूसरे संस्कृति की रिस्पेक्ट करना भी आ जाएगा, क्योंकि आप उनके बारे में जानते हो, राइट, आप उनसे अनजान नहीं हो, तो इसीलिए सकारात्मक अंतरराष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा देता है। प्लस पढ़े लिखे हो तो कूटनीति कौशल, कूटनीति क्या होता है, डिप्लोमेटिक रिलेशन, यही करके तो हम बाकी अंतरराष्ट्रीय कंट्री से अपने संबंध बना के चलते हैं। आज की डेट में बहुत सारी कंट्रीज के इंडिया के साथ एक कॉर्डियल रिलेशन है, हम लोग पॉजिटिव नोट पे हैं, तभी आप इंटरनेशनल डीलिंग होता है, आप व्यापार करते हो बाहर की कंट्री के साथ। अभी आप देख रहे हो जो राम मंदिर का निर्माण है, तो ये न्यूयॉर्क टाइम पे वहां पे बाहर पूरा शो किया जाएगा इसका टेलीकास्ट, क्यों, ये चीज है कि आपके दूसरी कंट्री के साथ अगर आप पॉजिटिव रिलेशन नहीं होते, आप एक इस तरीके की सिचुएशन में होते कि आपके वहां से कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होता, राइट। तो पॉजिटिव रिलेशन वाला पॉइंट जो है वो यहाँ पे रहता है। क्लास है 3 बजे से, तो ये चीज रहेगी संस्कृति में, क्लियर। इसके अगला हम देखते हैं वैश्विक शिक्षित, आपका जो है वैश्विक प्रतिस्पर्धा रहेगी, कंपटीशन रहेगा ग्लोबल लेवल पे, जब आप बाहर के, आज की ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण मतलब क्या, व्यापार होना, लोगों का आना जाना, वैश्वीकरण हर चीज का हो रहा है, व्यक्ति का भी हो रहा है, सामानों का भी हो रहा है, वस्तुओं का, सेवाओं का, व्यक्तियों का, सबका आपका क्या हो रहा है, वैश्वीकरण हो रहा है। तो इस लेवल पे आपको एक बड़ा बाजार मिल गया है काम करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, तकनीकें भी यहाँ से वहां से यहाँ आ रही है, तो इससे एक क्या रहती है, प्रतिस्पर्धा भी रहती है। अनुसंधान एवं नवाचार, इनोवेशन, मैंने बोला तकनीकें भी आपकी क्या हो रही हैं, आदान प्रदान हो रही हैं, तो आप नई नई चीजों पे रिसर्च करते हो, इनोवेशन लाते हो, नवाचार मतलब नई नई चीजें खोजना, किसी चीज के नए तरीकों को फाइंड आउट करना, तो ये भी अंतरराष्ट्रीय लेवल पे एक पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिलता है। भाषा प्रवीणता, आज की डेट में बहुत सारे स्कूल में देखो आप जर्मन, फ्रेंच ये सब भी सिखाई जा रही है, तो अलग अलग भाषाओं पे भी हम अपनी पकड़ कर सकते हैं, ये पॉजिटिव पॉइंट है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग, बाहर की, हमने भी तो कोविड टाइम पे देखो कितने लोगों को वैक्सीन भेजी, तो एक सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से श्रीलंका की हम आर्थिक अपलिफ्टमेंट में कितनी मदद कर रहे हैं कि वो आर्थिक रूप से ऊपर हो जाए, तो इस तरीके से कंट्रीज जो है अगर अच्छे रिलेशन होंगे तभी करेंगे, हम पाकिस्तान को तो जाके नहीं दे रहे हैं मदद, राइट। तो इसी तरीके से कंट्री जो है एक दूसरे के साथ सहयोग कर सकती है, वो सहयोग किसी भी तरीके से हो सकता है, सामाजिक रूप से हो सकता है, वो सहयोग आर्थिक रूप से हो सकता है, सांस्कृतिक रूप से हो सकता है, तो ये भी प्लस पॉइंट हमें देखने को मिलता है। तो ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमने बात करी कि किस तरीके से आपका क्या है, शिक्षा जो है वो रोल प्ले करती है राष्ट्रवाद और अंतरराष्ट्रीय संबंध में। सो ये यूनिट 9 का टॉपिक था। अब इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इसके बाद आप लोग लिस्ट आउट करेंगे सारे टॉपिक्स को जितने आपको लग रहा है पेंडिंग रह गए हैं। मेरे पार्ट पे मुझे पता है, लेकिन उससे होगा क्या, इस वजह से आप लोग एक बार पूरा सिलेबस देखोगे और खुद से सिलेबस देखोगे तो चीजें क्लियर होंगी और पता चलेगा हम कितने टॉपिक पढ़ चुके हैं। मैं तो बताऊंगी कि यूनिट 1 से लेके 20 तक हम कहाँ कहाँ तक सब पढ़ चुके हैं, और मेरे अकॉर्डिंग हम 90% तक सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। देयर इज ऑलमोस्ट 10 और उससे भी कम बल्कि मैं बोलूंगी सिलेबस हम लोगों का रह गया है, जिसको हम बहुत जल्दी कंप्लीट कर देंगे। अगली क्लास की इन्फॉर्मेशन आपको ग्रुप पे शेयर कर दी जाएगी, बाकी रेस्ट आप लोग अपने सारे लेक्चर्स जो है वो देख लेंगे कि कितने कितने लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं, और आपके टॉपिक्स की लिस्ट बना लो कि इस क्लास में ये टॉपिक कराए, और सिलेबस से उनको टिक करते रहो। क्लियर। बाकी जो भी डाउट रहेगा आप लोगों को बता दिया गया है, मैंने मेंशन भी कर दिया, आप लोग अपने डाउट कहाँ भेज सकते हैं, वहां पे भेज दीजिए। टीम यहाँ पे आपके पास पूरा नंबर है, सब लोगों का सर का नंबर है, वहां डाउट भेजिए, मैं उनसे बोल दूंगी कि डाउट मुझ तक फॉरवर्ड हो जाए और आप लोगों के डाउट भी टाइम रहते हम क्लियर कर दें। ओके, सो यहाँ तक सबको क्लियर है, एंड इफ इट इज क्लियर देन हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आगे के टॉपिक के साथ। चलिए, so that's all for this class, see you in the next class.